हेलो एवरीवन। सो अगेन हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ब्रिटल मटेरियल के कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स में जैसे जैसे हमने कार्बन परसेंटेज मटेरियल्स के अंदर अगर आयरन के अंदर आप ऐड करते जाओगे तो हमने प्रॉपर्टीज मटेरियल की चेंज होती जाती है, अलग अलग नाम हमने उसको डिसाइड किया हुआ। तो जैसे मैं ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं हाई कार्बन स्टील की भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करता हूँ। देखो मैं पहले जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको ड्रॉ कर रहा वाला हूँ वो मेरा हाई कार्बन स्टील के बारे में। तो ये जो हाई कार्बन स्टील का जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने वाला हूँ, तो हाई कार्बन स्टील में दो तीन चीज़ें मुझे याद करनी है, दो तीन चीज़ें मुझे बतानी है। जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 2.1 तक कार्बन परसेंटेज हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2.1% तक कार्बन परसेंटेज हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगा किसी भी मटेरियल का, अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होता है तो कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। डक्टिलिटी पैरामीटर क्या होता है, डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। ब्रिटलनेस पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। उसका जो टफनेस होता है, टफनेस वाला पैरामीटर वो क्या होता है, ये सभी पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ रिलेट है। देखो डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, स्ट्रेंथ बढ़ गई, ब्रिटलनेस बढ़ गया, ये सब पैरामीटर्स हो गए। तो जैसे ही मैंने हाई कार्बन स्टील बोल दिया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ गए तो वो क्या हो गया, ब्रिटलनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये केस में हम देखेंगे कि हाई कार्बन स्टील में अपनी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसी होगी। तो हाई कार्बन स्टील में मेरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके साथ ही साथ आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मुझे नोट डाउन करने हैं। जैसे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वाई मेरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है मेरा ओरिजिन से ही क्यों आया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो ओरिजिन से ही क्यों आया। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में जो ओरिजिन से अपना जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया तो उसके लिए आंसर क्या होगा अपना, हमने ऑलरेडी उसका सेल्फ वेट जो है वो क्या किया है, एलिमिनेट किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। तो सेल्फ वेट हमने निगलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मेरा जो भी ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स में ड्रॉ करता हूँ वो मेरे ओरिजिन से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे इस केस में जो हाई कार्बन स्टील वाले केस है, हाई कार्बन स्टील वाले केस में मेरा यील्ड पॉइंट जनरली मिलता नहीं, जनरली यील्ड पॉइंट मेरा मिलेगा नहीं। तो मुझे भी वो भी ड्रॉ करना है। देखो मैं अगर मेरा डिपेंडेंट पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो डिपेंडेंट पैरामीटर ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, ऑन इंडिपेंडेंट पैरामीटर ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, स्ट्रेस है। इस केस में मैंने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया। ये मेरा इधर फेल हो गया एट पॉइंट सी, ये मेरा पॉइंट ए था, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ये फेल्योर हो गया। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है। ये तो ये किस केस में है, ये हाई कार्बन स्टील में। जब भी कार्बन परसेंटेज बढ़ गए तो उसने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये सब फंडे निगलेक्ट हो रहे। इस केस में हम बोलेंगे O2A जोन जो है, O2A जोन है लीनियर है, लीनियर इलास्टिक है। इस केस में हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ क्या है, वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है O2B या A2B, यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक। सो हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। सो अगेन एट B to C हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, B to C स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ऐसे डायग्राम्स में मुझे यील्ड पॉइंट जल्दी नहीं, मुझे यील्ड पॉइंट ड्रॉ नहीं होता। तो इस यील्ड पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए, जैसे जिस डायग्राम में देखो मैं ये पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी ग्राफ के अंदर एल्यूमिनियम होगा इसके अंदर हमें जनरली यील्ड पॉइंट मिलता नहीं। जैसे आपको पहले वाले डायग्राम में आपको यील्ड पॉइंट इजीली
पॉइंट आपको मिल रहा था, तो इसी केस में आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। जब यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, तो और एक मेथड आप यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं ऑफसेट मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं? ऑफसेट मेथड। तो ऑफसेट मेथड के अंदर क्या है, देखो ऑफसेट मेथड के अंदर क्या है, यहाँ देखो जहां जहां आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता वहां पे आपको ऑफसेट मेथड का यूज करते हो। ऑफसेट मेथड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? ऑफसेट मेथड का हम यूज करते हैं। ऑफसेट मेथड में क्या है, देखो ऑफसेट मेथड में जब ऑफसेट मेथड की तरफ जा रहा हो तो ऑफसेट मेथड में हम यूज करते 0.2% ऑफ स्ट्रेन, 0.2% ऑफ स्ट्रेन। यहाँ परसेंट है तो 0.002 जो स्ट्रेन है ये हम स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर ये पॉइंट हमने मार्क किया 0.0002 ये पॉइंट हमने मार्क किया। और यहाँ पे ये जो OB लाइन है, OB लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कहाँ पे भी कट करेगी, अगर ये पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कट किया, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो ये क्या हो गया, इसका यील्ड पॉइंट हो गया। और इसी यील्डिंग पॉइंट को, ये यील्ड पॉइंट जहाँ पे आपको जिस ग्राफ के अंदर आपको जब यील्ड पॉइंट नहीं मिलता तो यील्ड पॉइंट ड्रॉ करने का मेथड है ऑफसेट मेथड। ये ऑफसेट मेथड एक्चुअली हमें हाई कार्बन स्टील के अंदर हाई कार्बन स्टील के अंदर कुछ यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, तो उसी को ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0.2% स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर, स्ट्रेन इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और उसी पॉइंट को हमने OA से, जो भी स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। जो पैरेलल लाइन उस ग्राफ को कहाँ पे भी कट करेगी उसी पॉइंट को हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस, यील्डिंग स्ट्रेस। और उसी को ही दूसरा नाम दिया गया है प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय प्रूफ स्ट्रेस, व्हाट इज मीन बाय प्रूफ स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताने आनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी था और ये आपका हाई कार्बन स्टील का क्या था, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी था। तो मैं कंबाइन कर एक ड्रॉ करने वाला वहाँ पे भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। सो ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका ग्राफ कैसा होता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील के लिए हो गया, अभी ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसा हो गया। हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, हर एक पॉइंट अपने इजीली हमने बताया कि ऑफसेट मेथड कहाँ पे, प्रूफ स्ट्रेस कहाँ पे, यील्डिंग स्ट्रेस कैसे निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट इज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा। नेक्स्ट इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, सो ब्रिटल मटेरियल सडनली फेल होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या है, सडनली फेल होता है। इट इज वीक इन टेंशन, ऑलरेडी हमने बताया इट इज वीक इन टेंशन। जो हम ग्राफ, जितने भी हम ग्राफ निकाल रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्ट के अंदर हम निकाल रहे हैं, ये सब ग्राफ हम किसके अंदर निकाले, टेंसाइल, वीक इन टेंशन। जब वीक इन टेंशन आएगा तो सडनली फेल्यूर होगा बिकॉज ब्रिटल मटेरियल इज, तो आप इंडिपेंडेंट पैरामीटर, डिपेंडेंट पैरामीटर न्यूटन पर mm², इंडिपेंडेंट पैरामीटर इज स्ट्रेन, इंडिपेंडेंट पैरामीटर इज स्ट्रेन। तो इस केस में ब्रिटल मटेरियल के जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा ये क्या, सीधा फेल्यूर, सीधा फेल्यूर हो जाएगा। सो ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया। इस केस में और एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल लिमिट रहेंगे, इसका जो प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगा इट इज क्लोज टू द ओरिजिन। जो भी प्रोपोर्शनल लिमिट ब्रिटल के अंदर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं, सडन फेल्यूर है। यहाँ पे क्या है, सडन फेल्यूर की वजह से यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन वाला केस नहीं है। सो O to B नॉन लीनियर ही है, नॉन लीनियर इलास्टिक। हुक्स लॉ नॉट वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। एंड B to C अगेन स्ट्रेन हार्डनिंग और ये C पॉइंट इज फेल्यूर पॉइंट। इस केस में मुझे अगर यील्ड पॉइंट बताना है तो यील्ड पॉइंट में क्या करूँगा, अगेन 0.002
ऑफसेट मेथड के ऊपर जाऊंगा और ऑफसेट मेथड के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की। देखो या इस केस में मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ पे है, ओरिजिन में है। प्रोपोर्शनल लिमिट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लोज टू ओरिजिन, ओरिजिन के पास में ये मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट है और ओरिजिन के ऊपर भी कोइंसाइड हो सकता है। सो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन करो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस कॉम्प्रेशन, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल YC, यील्ड स्ट्रेस। तो ये मेरा यील्डिंग स्ट्रेस हो गया, यील्ड स्ट्रेस और यील्ड पॉइंट, यील्डिंग स्ट्रेस। ब्रिटल मटेरियल के लिए मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। हर एक पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसे है। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए सडन फेल्यूर है, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या है, सडन फेल्यूर है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे यील्डिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो मुझे 0.2% स्ट्रेन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऑफसेट लाइन पैरेलल टू दैट प्रोपोर्शनल लिमिट, तो उसके साथ में ये मुझे क्या मिल गया, ब्रिटल का डायग्राफ मिल गया। ब्रिटल के ग्राफ के साथ मुझे यहाँ पे और एक केस ध्यान में आया कि ये जो फेल्यूर्स है, ये मेरा फेल्यूर होता है अल्टीमेट पॉइंट, मीन्स यहाँ पे थोड़ा भी यील्डिंग पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भी यील्डिंग पैरामीटर नहीं है। ये फेल्यूर जो होता है ये अल्टीमेट पॉइंट के बाद सीधा फेल हो गया, अल्टीमेट पॉइंट के बाद सीधा फेल हो गया। तो इस केस में मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला एक कंसेप्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे बताना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। So factor of safety is nothing but factor of safety, ये आगे जाके भी है बट ये जैसे ग्राफ मैंने बता दिया आपको। तो इस केस में मुझे ब्रिटल मटेरियल जो होता है यहाँ पे मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं मिलता कि ये यील्डिंग होगा, मींस यील्डिंग का मतलब क्या है, ये स्ट्रेच होगा और फेल होगा। यहाँ पे सडन फेल्यूर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेट के बाद सीधा फेल। अल्टीमेट में क्या है, हमने पिछले वाले ग्राफ में देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के बाद कि प्लास्टिक जोन के बाद मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद मुझे अल्टीमेट पॉइंट मिलता है, अल्टीमेट पॉइंट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा फेल्यूर हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही केस, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेचिंग होने के चांसेस नहीं है, वीक इन टेंशन, तो ये सीधा फेल ही होंगे। सीधा जब आप टेंशन आपने अप्लाई किया तो सीधा फेल ही होंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट आता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बोलते हैं कि जो भी स्ट्रेस होगा, वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में पहले डक्टाइल मटेरियल के लिए देखता हूँ, डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मटेरियल जो है, मैं अगर मटेरियल है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाना मटेरियल की और थोड़ी स्ट्रेंथ, जहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा मैं पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल, देखो यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल के लिए यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल जब होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट, अगेन मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो इस केस ऑफ, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। आप कंफ्यूजन होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना इसके बाद। यहाँ पे मुझे जनरली यील्ड पॉइंट नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं सीधा फेल हो रहा है, तो अल्टीमेट पॉइंट ध्यान क्या रखना, अल्टीमेट डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। इन केस ऑफ डक्टाइल इट इज अगेन यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट में बताऊँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कंसेप्ट आपको जहाँ पे भी एरोप्लेन होगा या एरोप्लेन या एविएशन वाले स्पेस वाले पार्ट होंगे तो वहाँ पे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मॉस इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, तो एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप मटेरियल्स का वेट रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेंथ आप वैसा ही है बट वेट रिड्यूस करेंगे इस केस में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया। कि आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जनरली 1 मार्क के जो एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पे भी आपको ये आने के चांसेस है। तो आइडियलाइज्ड केस में हम हर एक आइडियल केस देखेंगे।
फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो आपको ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आएगा? परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको ड्रॉ करना है तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? आप कितना भी फोर्स लगा लो, आप कितना भी फोर्स लगा लो, वो बॉडी आप शेप चेंज नहीं कर रहा है, उसके डायमेंशंस कभी भी चेंज नहीं कर रहा है। तो नो डायमेंशनल चेंजेस, यहाँ पे क्या है? नो डायमेंशनल चेंजेस, डायमेंशनल चेंजेस। तो नो डायमेंशनल चेंजेस का मतलब क्या है कि ऑलवेज स्ट्रेन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। स्ट्रेन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो इसका मुझे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसका कैसे आएगा? इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो, यहाँ पे स्ट्रेन तो जीरो ही है, स्ट्रेन जीरो ही है, और ये जो स्ट्रेस वाला कंसेप्ट है, स्ट्रेन क्या है? जीरो ही है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे लोड अप्लाई करोगे कंटिन्यूसली स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये क्या आएगा? इस y एक्सिस के ऊपर आएगा। ये क्या रहेगा कि इस y एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन आएगा इन केस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के केस में क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल परफेक्टली तो डायमंड होगा, डायमंड इज परफेक्टली रिजिड होगा, ग्लास होगा, ग्लास भी परफेक्टली रिजिड बॉडी है। तो इसकी जो कंसेप्ट, इसके जो ये ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? अलोंग दी y एक्सिस रहेगा। तो स्ट्रेस की कंसेप्ट सिर्फ आएगा। सेकेंड जो है कि हम आइडियल फ्लूइड कंसेप्ट कंसिडर करेंगे। सेकेंड कंसेप्ट क्या आ जाएगा? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, मुझे अगर आइडियल फ्लूइड का ग्राफ अगर निकालना है, आइडियल फ्लूइड का ग्राफ, तो आइडियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है? आपका परमानेंट स्ट्रेन रहता है विथ जीरो स्ट्रेस। परमानेंट स्ट्रेन रहेगा जीरो स्ट्रेस में, आप फोर्स अप्लाई भी नहीं किए, अपने आप वो फ्लो बनता जाएगा। मीन्स क्या है इस केस में? क्या आपने विदाउट अप्लाइंग फोर्स ये क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस जीरो है, स्ट्रेन इन्फिनिटी तक जा सकता है। स्ट्रेन क्या होता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है अलोंग दी इस डायरेक्शन में। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो मैं रेड वाले से ही यूज करता हूँ। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये स्ट्रेस है, मेरा स्ट्रेन है, तो इस केस में ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है आइडियल गैस। तो ये अलोंग स्ट्रेन डायरेक्शन ही कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रिजिड पूछा जाएगा तो अलोंग वाई डायरेक्शन में, आपको आइडियल फ्लूइड पूछा जाएगा तो अलोंग किस डायरेक्शन में आ गई है? एक्स डायरेक्शन में आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है आपके पास। नेक्स्ट अगर आपको इलास्टिक पूछा गया, लीनियर इलास्टिक पूछा गया, लीनियर इलास्टिक, थर्ड न्यूटोनियन इलास्टिक। अभी लीनियर इलास्टिक का मतलब क्या है? इस केस में आप न्यूटोनियन फ्लूइड का भी एग्जांपल लिख सकते हो। न्यूटोनियन फ्लूइड इज नथिंग बट लीनियर इलास्टिक का एक आइडियल केस है। सो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लीनियर इलास्टिक, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो इस ग्राफ में परफेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज माय लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक मीन्स प्रोपोर्शनल लिमिट तक मेरा ये हो गया। ये प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लीनियर इलास्टिक का मतलब हो गया। नेक्स्ट परफेक्टली प्लास्टिक, या हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। इनके थर्ड क्या आप कंसिडर करेंगे? आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक को मैं नाम भी दे दूंगा। देखो आइडियल प्लास्टिक के अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? स्ट्रेन हो रहा है। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट स्ट्रेन के ऊपर कांस्टेंट आइडियल प्लास्टिक। दिस इज माय आइडियल प्लास्टिक का कर्व, दिस इज माय आइडियल प्लास्टिक। इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज माय परफेक्टली रिजिड। तो रिजिड प्लास्टिक, कभी पूछा कि रिजिड प्लास्टिक का ग्राफ निकालो, तो रिजिड प्लास्टिक आप ऐसा भी निकाल सकते हो। रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड इज नथिंग बट ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। रिजिड का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन, ये तो ये आपका आइडियल प्लास्टिक का कर्व आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं यही क्वेश्चन को आगे और थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ। देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वेश्चन में ग्राफ आ गया, ग्राफ पूछा गया, या भी फिफ्थ ग्राफ आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहे कि
मैं इलास्टोप्लास्टिक लिखता हूँ, इलास्टोप्लास्टिक लिखता हूँ। इलास्टोप्लास्टिक का एक एग्जांपल बता दो, इलास्टोप्लास्टिक। तो इलास्टोप्लास्टिक में क्या हो जाएगा, इलास्टोप्लास्टिक में आपकी इलास्टिक कंडीशन क्या है कि ये मेरी इलास्टिक कंडीशन है, आइडियल इलास्टिक कंडीशन। प्लास्टिक का कंडीशन क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, तो ये मेरा इलास्टोप्लास्टिक में आ जाएगा। 6th केस अगर मैं लेके जाऊंगा, 6th केस अगर मैं लेके जाऊंगा, मैंने बोल दिया कि इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग का केस लिख लिया। अभी स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या है कि आपका कर्व जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है कि आपका कर्व जो है, जो भी स्ट्रेट लाइन कर्व जो है क्या कि निगेटिव की तरफ आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा इलास्टिक इज दिस। अभी स्ट्रेन हार्डनिंग में ये कर्व क्या होगा, इंक्लाइन में इलास्टो हार्डनिंग। देखो हर एक केस आपको इंपॉर्टेंस है देखना है। इलास्टिक हार्डनिंग, अभी मैंने लिख दिया इलास्टिक सॉफ्टनिंग, मेरा 7th केस लिख दिया इलास्टिक सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग लिखता हूं मैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। तो किसी भी 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आपको आ सकता है, सिविल होगा या मैकेनिकल होगा, आप कोई भी केस में आप आएगा। तो अभी इलास्टिक है, इलास्टिक के बाद क्या है कि सॉफ्टनिंग हो गया। ये सॉफ्टनिंग वाला कर्व क्या है, निगेटिव की तरफ आ रहा है। हार्डनिंग वाला कर्व क्या है, ये हार्डनिंग है, ये हार्डनिंग था, ये क्या है, सॉफ्टनिंग है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है। नेक्स्ट केस अगर आपको पूछा गया कि रिजिड हार्डनिंग, तो आप कोई भी केस आप बना सकते हो, इससे आप कोई भी केस बना सकते हो। रिजिड हार्डनिंग में क्या आएगा, ये रिजिड आपका, ये हार्डनिंग आपका। कई केस में आपको पूछा कि रिजिड सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है, सॉफ्टनिंग का मतलब मैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग लिख रहा हूं, तो ये आपका रहेगा रिजिड, ये आपका रिजिड यहां तक रहेगा। रिजिड के बाद क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग हो रहा है, रिजिड के बाद सॉफ्टनिंग हो रहा है। तो ऐसे आइडियल केस, जितने भी आप आइडियल केस आप करोगे जैसे आपको बनते जाएंगे। प्लास्टिक के बाद हार्डनिंग कर सकते हो, हर एक केस आप यहाँ से आप आइडियल केस में आप लिख सकते हो। ये आपको सिर्फ एक डेमो के केसेस में दिखा दिया कि आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसमें आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट हो सकता है। एसएससी होगा या आपका गेट होगा या आपका आईएएस के अंदर भी ये रिपीट हो सकता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है, तो ये इसको भी आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है। गॉट इट।